हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग ये जान पाते हैं कि अलग अलग आदमी जो होते हैं उसका मनोवैज्ञानिक गुणों में क्या क्या विभिन्नताएं, क्या क्या डिफरेंस होती है, उसको आप अच्छे तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए आपका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी नहीं मनोविज्ञान है तो आपको इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको वो सारी जानकारी मिलती है जिसके माध्यम से एक आदमी की आपकी मनोदशा को समझ सकते हैं। यानी एक आदमी का मनोदशा, उसका मानसिक दिशा जो होती है वो क्या होता है, उसको आप अच्छा तरह से परख सकते हैं। तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठी है, जब तक कॉपी कलम लेकर के नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको फिर याद नहीं होगा। अगर आप याद करके एक बार यहाँ से निकल जाते हैं तो रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट होना जरूरी है। आप उस समय फिर वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग नोट बनाएंगे, नोट बना करके फिर उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी बातों को ध्यान से सुननी है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो लगभग जो है यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली जो चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, चैप्टर का नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। यानी एक तरह से इसके अंदर का जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी अलग अलग आदमी के गुण, अलग अलग आदमी का जो मनोवैज्ञानिक गुण है उसमें क्या क्या मतलब डिफरेंस है, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपका दिया गया है मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान क्या होता है वो चीज़ आप लोग को समझना है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, आपको जैसे ज्योग्राफी का अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, तो उसी तरह से आपको साइकोलॉजी का अगर कोई परिभाषा पूछे, मनोविज्ञान का अगर परिभाषा पूछे तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या है। तो ये भी एक क्या है, विज्ञान की शाखा है। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है ये भी एक विज्ञान की शाखा है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कि हम लोग एक तरह से आदमी की मनोदशा यानी मनोवृत्ति, यानी उसका मनोवैज्ञानिक स्वभाव, वो सब क्या होता है, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान विज्ञान का एक शाखा है जिसमें मानव की अलग अलग क्रियाओं, प्रभाव तथा उनकी अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग स्टडी करते हैं। वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहलाता है। यानी आदमी जो अलग अलग क्रिया करता है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है और उनकी जो अवस्थाएं होती है, ठीक है, कौन सा प्रभाव किस अवस्था में पड़ा और उनका रिएक्शन कैसा होता है, ये सारे चीज का हम लोग स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप परीक्षणीय व्यवहार, यानी जो परीक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी जो व्यवहार करता है समाज में रह करके, ग्रुप में रह करके या फिर अपने अकेले में रह करके, आदमी जो भी बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है, तो उसका अगर स्टडी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, किस ब्रांच के अंतर्गत, साइकोलॉजी का ब्रांच, यानी आपके साइकोलॉजी यानी साइंस का ब्रांच है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आपका पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है डियर, यह कह रहा है कि प्राणी के भीतर, अब देखिए प्राणी के भीतर, प्राणी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाएगा, जीव जंतु भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। क्या कह रहा है कि प्राणी के भीतर, यानी प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे कि आपका चिंतन हो गया, ये सब भाव हो गया, चिंतन भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करते हैं। यानी प्राणी के भीतर, अब देखिए प्राणी के भीतर तो इंसान भी आ जाएगा, आपका एक तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राणी के भीतर जो भी एक तरह से चिंतनशील क्रियाएं होती है और उनका जो भाव बदलते रहता है, ठीक है, उसका स्टडी करते हैं हम लोग वातावरण के साथ जोड़कर। जिस तरह से मानव भूगोल का स्टडी हम लोग मानव को वातावरण के साथ जोड़कर करते हैं, उसी तरह से प्राणी की मनोभाव और चिंतन को वातावरण के साथ जोड़कर हम लोग स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में, वही ब्रांच क्या कहलाता है, साइंस का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करा है कि व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत संवेदन हो जाएगा, अवधान हो जाएगा, प्रत्यक्षण, सीखना, इसीलिए स्मृति, चिंतन आदि, ये सब देखिए संवेदन यानी सेंसिटिव, यानी कहने का मतलब ये हुआ किसी चीज के प्रति आप कितना संवेदना व्यक्त करते हैं, किसी चीज के प्रति आप कितना मतलब एक तरह से सजग हैं, कितना संवेदना व्यक्त करते हैं, उस चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही अवधान यानी अटेंशन, किसी चीज की ओर कितना ध्यान जाता है, किसी चीज की ओर आप कितना ध्यान देते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्षण यानी प्रिकॉशन से क्या होगा, उसके बाद सीखना यानी लर्निंग के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको अधिगम कहते हैं, ये सारे चीज का स्टडी आपके साइकोलॉजी में किया जाएगा। स्मृति, चिंतन यानी आपको मेमोरी पावर क्या है, आपका थिंकिंग पावर क्या है, ये सारे चीज का जो टॉपिक है, ये सारा जो टॉपिक है आपका, ये किसका टॉपिक है, साइकोलॉजी यानी आपका मनोविज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका क्या कर रहा है कि एक तरह से मानस शास्त्र भी इसको कहते हैं। देखिए साइकोलॉजी को मानस शास्त्र क्यों कहा गया, आप जानते हैं
कि इसमें जो है साइकोलॉजी जो है इसे मानस शास्त्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मानस शास्त्र किसको कहते हैं, तो साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, मानस शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं मानव का मनोदशा का स्टडी करते हैं, मानव का मनोदशा का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मानव का मनोदशा का हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मानस शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानस शास्त्र इसको भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी तो साइकोलॉजी पर ही चर्चा चल रही है, अभी किस पर, साइकोलॉजी पर ही चर्चा चल रही है, अभी का मेन टॉपिक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलिए आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से, यानी चैप्टर का नाम क्या है, साइकोलॉजी, यानी डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो हम साइकोलॉजी होता क्या है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए चैप्टर के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है, तो यहाँ इसके अंतर्गत हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंटेलिजेंस। अलग अलग आदमी का बुद्धि अलग अलग होता है, बुद्धि का परिभाषा क्या है, बुद्धि की प्रकार कितने हैं, बुद्धि का व्याख्या कैसे की जाती है, बुद्धि किस काम में आता है, बुद्धि के बारे में पूरा डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही आपके मनोवैज्ञानिक गुण क्या क्या होता है और इसका मूल्यांकन यानी इसका जो एवेल्यूएशन किया जाता है कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधि है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी आपके इंटेलिजेंस थ्योरी कौन कौन से दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी किसी चीज का सृजन करना, किसी नए चीज का सृजन करना या फिर किसी नए चीज को क्रिएट करना है, क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, जो आपके इस चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी चीज पर मेन जो है आपका, ये जो है मेन बुद्धि है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक गुण है। ठीक है, साथ उसके बाद बुद्धि का सिद्धांत और सृजनात्मकता, मतलब जो मेन जो टॉपिक है आपका यही है। इसी टॉपिक पर आज आप इसी टॉपिक पर इस चैप्टर के अंतर्गत ज्यादातर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, चैप्टर का नाम क्या है भाई, आपने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब यह हुआ यानी पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, अरे भाई किसी का लंबाई ज्यादा है, किसी का लंबाई कम है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। ठीक है, किसी का लंबाई ज्यादा है, किसी का लंबाई कम है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। कोई आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है, कोई आदमी कम सोच पाता है, तो मतलब जो आदमी ज्यादा सोच पाता है उसका बुद्धि ज्यादा है, वो काफी ज्यादा अच्छे बुद्धि के होंगे। ठीक है, और जो कम सोच पाता है तो उसका बुद्धि थोड़ा कम है, तो वहां क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस आई, दोनों में विभिन्नता आई। उसी को कहते हैं एक तरह से मतलब उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा, किसी व्यक्ति का स्मृति क्षमता यानी अवधान क्षमता या फिर किसी चीज को याद करने की क्षमता ज्यादा है, किसी को कम है, तो दोनों में डिफरेंस आया। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को जल्दी याद नहीं होता है, किसी का मेमोरी पावर काफी तेज है, किसी का मेमोरी पावर काफी लॉस है। ठीक है, तो वहां क्या हुआ, भिन्नता यानी अलग, यानी डिफरेंस दिखने के लिए मिला, तो वही डिफरेंस को क्या कहते हैं, वही डिफरेंस को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति में जो भी विभिन्नताएं आपको नजर आती है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। गाल्टन के समय से ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। गाल्टन कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है मानव के बीच मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अंतर। यानी मानसिक अंतर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी का बुद्धि ज्यादा है, किसी का बुद्धि कम है, कोई व्यक्ति को जल्दी याद होता है कि कोई व्यक्ति को जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी चीज को जल्दी सोच पाता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को जल्दी सोच नहीं पाता है, तो वो क्या हुआ, मानसिक विभिन्नता आ गई, यानी मानसिक अंतर हो गया उसके बीच, वो दोनों व्यक्ति के बीच। ठीक है, दूसरा है शारीरिक विभिन्नता, यानी किसी व्यक्ति का हाइट ज्यादा है, किसी व्यक्ति का हाइट कम है, ये क्या हुआ, शारीरिक विभिन्नता हो गया। सांस्कृतिक विभिन्नता, किसी व्यक्ति का संस्कृति दूसरा है, मतलब कोई अगर अदर कास्ट, अदर धर्म से मतलब बिलोंग करते हैं तो उसका संस्कृति अलग होगा। अगर कोई अदर धर्म या फिर अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका संस्कृति अलग होगा, वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, तथा सामाजिक अंतर, कोई व्यक्ति जो है मिडिल क्लास में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति हाई क्लास में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है मतलब एक तरह से ग्रामीण में रह रहे हैं, कोई नगरीय में रह रहे हैं, तो उसका सामाजिक अंतर, सामाजिक पृष्ठभूमि में ही क्या होगा, अंतर होगा। तो यही क्या है, ये सारे जो अंतर है, यही डिफरेंस है, सबको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, समझ गए। मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी मनोवैज्ञानिक गुण में क्या क्या विभिन्नता आएगी व्यक्ति के अंदर, उसी को कहेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देखिए आपका है अगला टॉपिक स्थितिवाद के बारे में। ठीक है, स्थितिवाद के बारे में हम लोग देखेंगे, काफी सिंपल है, बताइएगा इसमें आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया गया है, आप लोग बताइएगा, हम ज्यादा इंप्रूव करेंगे अपने समझाने का तरीका को, फिर हम बदलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए क्या कह रहा है कि स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म, तो कुछ मनोवैज्ञानिक यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उनका कहना था कि हमारे व्यवहार जैसे कि चाल चलन तरीका व्यक्तिगत विशेषक यानी व्यक्तिगत गुण से प्रभावित होता है, जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का सोच यह है कि हमारे व्यवहार जो है वर्तमान में उपस्थित कारक से भी क्या होता है, मतलब एक तरह से प्रभावित होता है। यह दूसरा मत था। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे व्यवहार जो है ना, आप देखिए यहाँ दो स्थिति, यहाँ द्वैतवाद की स्थिति आ गई। द्वैतवाद की स्थिति मैंने आप लोगों को बताया था या आप इसके ज्योग्राफी में कि दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग विचारधारा, दो अलग अलग रास्ता जहां खुले तो वहां द्वैतवाद की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या करा है, पहला वाला जो कह रहा है कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करा है कि भाई आदमी का जो व्यवहार होता है ना, आदमी का जो चलने ढलने का चाल चलन होता है, तो उसका तरीका, उसका चाल, ये सब पर डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार क्या हो, यानी उसका व्यक्तिगत विशेषक गुण क्या है, यानी उसके अंतर्गत पर्सनली गुण क्या है, उनको वो शिक्षित हैं या फिर अशिक्षित हैं, उनके अंदर कौन सा गुण समावित है, उस चीज से प्रभावित होता है उसका व्यवहार, उसी चीज से प्रभावित होता है उसका व्यवहार, उसी चीज से प्रभावित होता है उसका व्यवहार। ठीक है, लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिक दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, वर्तमान में जो भी कारक है, जो भी कारक उपस्थित है, उससे हमारा क्या होता है कि एक तरह से व्यवहार मेरा, यानी जो एक तरह से हमारा जो बिहेवियर है वो प्रभावित होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये बात को कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्थितिवाद का मतलब यही होगा कि स्थिति के अनुसार आपका बिहेवियर में चेंजिंग आएगा। ठीक है, कह रहा है कि स्थितिवाद के अंतर्गत यह मान्यता है कि किसी मानव का व्यवहार जो है वर्तमान यानी हालात में, वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका हालात यानी आपका बिहेवियर, अगर आपका वर्तमान आपको अगर क्लासरूम में बैठा दिया जाए, आप अगर कोचिंग करने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ अगर आपका क्लासरूम में बैठा देंगे तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ के स्कूल के जैसा होगा। तो वहाँ फिर आपका क्या डिसिप्लिन यानी अनुशासन में आप रहेंगे तो आपका अनुशासन वाला व्यवहार आ गया। अगर आप फ्री घूम रहे हैं, आपके अगल बगल में कोई नहीं है, तो आपका खुला वातावरण है, तो खुला वातावरण में आप अपना अनुशासन खो देंगे, मतलब अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है यार, इस तरह से आपका डिसिप्लिन अलग होगा और वहाँ क्लासरूम में आपका डिसिप्लिन अलग है। मतलब अनुशासन आप यहाँ क्लासरूम में उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अलग रहने पर या फिर कहीं दोस्तों के बीच रहने पर आप अनुशासन को ज़्यादातर फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने अलग अलग वातावरण में आपने क्या किया, अलग अलग व्यवहार को, अलग अलग अनुशासन को प्रायोरिटी दिया। ठीक है, आपका व्यवहार अलग अलग हुआ, अलग अलग वातावरण मिलने के कारण आपका व्यवहार भी क्या है, अलग अलग है। तो वही कह रहा है, स्थितिवाद यही कहता है कि स्थिति के अनुसार आदमी का व्यवहार बदलता है। ठीक है, स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म क्या कहता है कि स्थिति के अनुसार आदमी का क्या होता है, व्यवहार बदलता है। ठीक है, स्थिति के अनुसार आदमी का व्यवहार बदलता है, यानी कौन सा दशा है, कौन सा डायरेक्शन है, आप स्कूल में है, कॉलेज में है, फैमिली में है, या फिर किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो उसके अनुसार यानी स्थिति के अनुसार आपका व्यवहार में चेंजिंग आएगा, बिहेवियर में चेंजिंग आएगा। वही क्या कहलाता है, आपका स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया गया डियर, एग्जांपल के रूप में क्या कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर में गुस्से में रहता है, ठीक है, लेकिन अपने घर में वो गुस्से में है, लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, ऑफिस में अपने बॉस के सामने जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, एक तरह से विनम्र हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ ना स्थितिवाद। स्थितिवाद का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने कौन है, आपके अगल बगल में कौन है, उसके अनुसार आप अपने को ढाल लेते हैं, उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार आप अपना रिएक्ट करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, स्थितिवाद कहलाता है। घर में रहिएगा तो गुस्साइएगा, खाने के लिए नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, तो वहाँ क्या करेंगे, आप गुस्सा करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, ऊपर से ऑफिस आया, बॉस का जो ऑफिस है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऊपर से बॉस आया और भी ऊपर से काम दे दिया, तो आप नहीं गुस्साएंगे, क्योंकि आपका विनम्र रहेंगे आप वहाँ। क्यों? क्योंकि आपका स्थिति वैसी है, आप उसके अंडर में काम करते हैं, या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका सैलरी छट जाएगा। तो वहाँ क्या हुआ, आपने स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को रखा, कि स्थिति के अनुसार अपना व्यवहार को चेंज कर गया। ठीक है, हालांकि गुस्सा वहाँ भी उठता, लेकिन आपने क्या किया, स्थिति के अनुसार स्थिति को समझा और अपने व्यवहार को कंट्रोल किया, अपने व्यवहार को नियंत्रित किया। तो स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार आपने अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट किया, तो जो क्या कहलाएगा, स्थितिवाद कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए, मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम ही है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। अब देखिए, मैंने तो विभिन्नता पढ़ लिया, हम लोगों ने विभिन्नता क्या होती है इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एक क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, मनोवैज्ञानिक गुण के कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं कि अभिक्षमता, एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, अभिक्षमता
सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड अभिक्षमता और एप्टीट्यूड, अभिक्षमता होता है ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता या फिर रुझान जिसकी मदद से किसी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, या हमारे अंदर कौन सी क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता है, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, इसी को क्या बोलेंगे, अभिक्षमता बोलेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्पेशल गुण होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ योग्यताएं होती है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लिए हुए कुछ गुण हासिल करते हैं, तो वही आपका वही उसका क्या कहलाएगा, अभिक्षमता कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा, अभिक्षमता कहलाएगा। क्या करा कि किसी व्यक्ति की मदद से यानी किसी भी क्षेत्र में वो सफलता अगर हासिल कर लेती है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके एक तरह से बड़े जॉब में बड़े कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ गुण को कुछ एबिलिटीज को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में अपने भी जो भी मिशन है उसका उसमें सफलता उसको हासिल हो गई, तो वही क्या कहलाएगा, अभिक्षमता कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अर्थात या सफलता हासिल करने के लिए जरूरी जो होता है वही क्या कहता है, अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं उसको। ठीक है, सीधा सीधा मतलब यही समझिए, अभिक्षमता का मतलब होगा कैपेसिटी, अभिक्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी है, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में उसको एप्टीट्यूड कहा गया है, ये चीज आप याद रखेंगे। अभिक्षमता का मतलब क्या होगा, योग्यता यानी कैपेसिटी, जिसके बल पर आप कहीं कुछ कर सकते हैं, जिसके बल पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आपका टॉपिक है, ये पहला क्षेत्र हो गया, मनोवैज्ञानिक गुण के 5 क्षेत्र होते हैं, पहला क्षेत्र हो गया। अब देखिए अभिक्षमता को यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा कि अभिक्षमता को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एबिलिटी यानी अभिक्षमता, क्या मैंने आपको क्या बताया कि अभिक्षमता जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस यानी सफलता पाने की एक तरह से एबिलिटी है। किसी भी क्षेत्र में सक्सेस यानी सफलता पाने की एबिलिटी को ही क्या बोलेंगे, अभिक्षमता बोलेंगे। अब किसी भी सक्सेस में आपको, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता पानी है तो आप क्या करेंगे, अगर जाएंगे आप कंपनी में जॉब करने के लिए तो आपको प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, या फिर आप कहीं शिक्षा विभाग के क्षेत्र में अगर काम करने के लिए जाएंगे तो आपको उचित शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से वो गुण को, वह एबिलिटी को आप प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपना आपकी सफलता यानी आपकी जो सफलता उसको अचीव करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका अभिक्षमता कहलाएगा। पहला क्षेत्र डन हो गया। ठीक है, पहला क्षेत्र आपका डन हो गया। अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, आपको किसी काम में अभिरुचि है वही क्या है, इंटरेस्ट, क्या है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी चीज को करने की जो जिज्ञासा होती है, किसी चीज को करने की जो लालसा होती है, किसी चीज को करने की जो तमन्ना होती है, किसी चीज को करने की जो ख्वाहिश होती है, वही क्या कहलाता है, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं, अभिरुचि ने इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, काफी सिंपल है डियर, बताइएगा कि अभिरुचि से क्या पता चलता है, किसी भी इंसान को अभिरुचि से क्या पता चलता है। यानी अभिरुचि से पता चलता है कि कोई आदमी किसी काम को कितना तन मन धन से लगाकर करता है, यानी कितना तन मन धन लगा। अगर अभिरुचि कम है, अगर हमको पढ़ाने में अगर अभिरुचि कम होगी तो हम क्या पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ते निकल जाएंगे, समझाएंगे नहीं। अगर अभिरुचि मेरा कम होगा तो ऐसे पढ़ाते ऐसे लाइन पढ़ के निकल जाएंगे, समझाएंगे नहीं। अगर मेरा अभिरुचि ज़्यादा है पढ़ाने में तो फिर हम अच्छा तरह से पढ़ाएंगे, अच्छा तरह से समझाएंगे। तो इंटरेस्ट, अभिरुचि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक गुण है, इंटरेस्ट यानी अभिरुचि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक गुण है। 5 क्षेत्र है, आपका पहला क्षेत्र आपका अभिक्षमता था और यह है अभिरुचि। तो अभिरुचि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आदमी का जो है ये प्रवृत्ति बाहर आता है कि वो किसी काम को कितना अच्छा से करता है, किसी काम को कितना घटिया तरीके से वो कर रहा है। ठीक है, अगर आदमी काम को अच्छा तरीके से कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि आदमी को जो है काम में अभिरुचि है, यानी उसके अंतर्गत ये वाला मनोवैज्ञानिक क्षमता है इस काम को करने के लिए। अगर ये वाला मनोवैज्ञानिक अभिरुचि जो है, मनोवैज्ञानिक क्षमता जो है, ये क्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं होगा तो वो किसी भी काम को अपने दिल से, अपने मन से नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ के, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि मजदूर का वेतन बढ़ने पर काम में अभिरुचि बढ़ जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है ना, मजदूर को जब एक तरह से उसका सैलरी जब बढ़ाया जाएगा, जब उसका सैलरी बढ़ जाएगा तो उसको काम करने में अभिरुचि आएगी ना। जब उनको क्या किया, इंक्रीज करने के लिए, यानी अब एक आपने क्या किया, आपने एक फैक्टर यानी एक प्रभाव, एक कारक आपने एक क्या किया, मजदूर का जो एक तरह से जो मालिक है उन्होंने क्या किया, एक फैक्टर दिया। एक फैक्टर के माध्यम से यानी वेतन के माध्यम से मजदूर के अंदर जो गुण है, जो मनोवैज्ञानिक क्षमता है, अभिरुचि, उसको बढ़ा दिया। यानी जो मनोवैज्ञानिक क्षमता है मजदूर के अंदर, अभिरुचि को बढ़ा दिया। किसके माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिन्होंने ये मजदूरी क्या किया, एक ऐसा फैक्टर है जिन्होंने मजदूर के अंदर ये वाला क्षमता को बढ़ा दिया, अभिरुचि वाला क्षमता को बढ़ा दिया। अब अभिरुचि वाला क्षमता को बढ़ा दिया तो रिजल्ट भी क्या होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, एक तरह से मोर वर्क यानी मोर काम होगा, यानी ज्यादा काम होगा। ठीक है, ज्यादा काम करेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फैक्टर दिया। फैक्टर यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, यानी एक तरह से
कैटलिस्ट क्या होता है कि वो रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब ये मजदूरी की दर को बढ़ा दिया, जिसके कारण मजदूरी के अंदर ये अभिरुचि, मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक गुण है अभिरुचि जग गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगा और वो सफलता की ओर बढ़ने लगा। तो यही कहा जाता है मनोवैज्ञानिक गुणों में, यही कहा जाता है ये वाला क्षेत्र में कि जिस व्यक्ति के अंदर अभिरुचि ज़्यादा होगी उस व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलेगी। जिस व्यक्ति के अंदर अपने काम के प्रति अभिरुचि ज़्यादा होगी उस व्यक्ति को जल्दी सफलता मिलती है। ठीक है, ये दूसरा वाला क्षेत्र हो गया। अब देखिए तीसरा वाला क्षेत्र आपका व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी। व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़का चीज़ है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस होता है। आप लोग समझते हैं कि आपका व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्या होता है, लेकिन देख लेते हैं ये आपका जो टॉपिक है ये आपका किसका टॉपिक है, व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी जो है एक तरह से ये आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए किसी व्यक्ति को आप जो है किसी व्यक्ति से ज़्यादा लंबा हैं या फिर कि आप कोई व्यक्ति आपसे थोड़ा सा छोटा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी आपका दिखता है। ठीक है, किसी व्यक्ति से आप क्या कहता है अच्छी तरीके से बात करते हैं और किसी व्यक्ति से आप और कोई व्यक्ति जो है किसी से दूसरा अच्छा तरीके से बात नहीं कर पाता है। आप सबसे अच्छी तरीके से बात करते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा तरीके से बात नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ कि जो अच्छा तरीके से बात करता है उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है और जो अच्छा तरीके से बात नहीं कर पाता है तो उसका व्यक्तित्व तो कम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरे से अलग करती है, आपको दूसरे से अलग दिखाती है, आपको दूसरे से अलग प्रदर्शित करती है। समाज में हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग होता है, जिसके कारण वो समाज में अलग अलग छवि का निर्माण करते हैं, अलग अलग अपना एक तरह से छवि का निर्माण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा है तो वह व्यक्ति समाज में सबसे अच्छे होंगे, और किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना अच्छा नहीं है तो वह समाज में इतना अच्छा सबके सामने नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, यानी व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है, व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से आप समाज में एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यानी समाज एक अलग व्यक्ति अलग तौर पर आपको देखता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व एक गुण है। व्यक्तित्व क्या है? एक गुण है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अलग प्रेजेंट करते हैं या फिर आप अपने आप में एक अलग दिखने लगते हैं। क्या करा देख लेते हैं, क्या करा कि यह व्यक्तित्व का वह गुण है जो उसे किसी दूसरे व्यक्तियों से अलग व्यक्तियों से क्या करते हैं, अलग यानी भिन्नता बनाती है। आप पढ़ रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर गुण आएगी, कौन सा? शिक्षा का गुण आएगा। आप क्या हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे। तो आप क्या हुआ? आपके अंदर गुण आया। यही गुण आपको क्या किया? समाज के अदर व्यक्ति से जो पढ़ नहीं रहा है, यही गुण शिक्षित वाला गुण आपको उस व्यक्ति से अलग कर दिया। ये शिक्षित होना आपका जो गुण है, ये आपका क्या किया? आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। यही आपका क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्या करा? एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर विनम्र भाव होता है तो कोई व्यक्ति गुस्सा वाला होता है। अब देखिए, कोई घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा या फिर छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, तो उसका व्यक्तित्व क्या किया? उसका व्यक्तित्व अलग है। और कोई व्यक्ति जो है छोटी छोटी बातों पर कुछ नहीं करेगा, वो विनम्र भाव से सभी बातों को समझेगा और अपना जो है मतलब एक दो बात बोल करके अपना मामला को निपटा देगा। तो वहाँ क्या हुआ? उनका गुण अलग, इनका गुण अलग। बात सेम है, बात सेम है, किसी को वही सेम बात पर गुस्सा उठ जाता है, किसी को वही सेम बात पर गुस्सा नहीं उठता और वो विनम्र भाव से अपना काम को कर लेता है। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ? दोनों में तो अलग अलग गुण है ना। अगर दोनों के अंदर एक ही जैसा गुण होता तो दोनों में विनम्रता आती या फिर दोनों में गुस्सा होती, दोनों में गुस्सा आता। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ कि क्योंकि दोनों का गुण जो अलग है, व्यक्तित्व जो है अलग है। ठीक है, यही दोनों गुण जो है अलग होने के कारण उन दोनों का व्यक्तित्व भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। यही गुण यानी एक को गुस्सा आ रहा है सेम टॉपिक पर, सेम बात पर, एक आदमी को गुस्सा आ रहा है और सेम बात पर एक आदमी को जो है विनम्रता आ रही है। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब इसको भारी पर नहीं लेते हैं, वो एक तरह से छोड़ देते हैं कि चलो मामला निपट गया। दूसरा आदमी खूब गुस्सा कर रहा है, खूब एकदम उसका पारा जो है हाई हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ? एक आदमी गुस्सा वाला, एक आदमी जो है एक तरह से विनम्र भाव वाला। तो ये दोनों का अलग अलग गुण है। तो यही दोनों का गुण, ये अलग अलग गुण है, मतलब ये दोनों का गुण एक दूसरे से दोनों को अलग दिखाती है, दोनों को अलग करती है। तो विनम्र भाव वाला व्यक्ति वाला गुण जो है, यानी एक व्यक्ति के अंदर विनम्र भाव वाला व्यक्तित्व होगा और एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा वाला व्यक्तित्व होगा। ठीक है, ये क्या क्या उनको समाज से अलग किया, उनको एक तरह से अलग डिफरेंस दिखाया। ठीक है, चिड़चिड़ा मिजाज का होता है, यहाँ विनम्र तथा चिड़चिड़ा मिजाज दोनों एक दूसरे का गुण है जो दोनों व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न करती है, भिन्न बनाती है, अलग दिखाती है। समझ गए? अब चलिए अगला है आपका मूल्य के बारे में पढ़ेंगे डियर। मूल्य यानी वैलिडिटी क्या होती है, इसको देखिएगा। मूल्य यानी वैल्यू। देखिए ये जो है मूल्य क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। काफी सिंपल है,
डियर, मूल्य ये जो है एक अस्थाई है, ये जो है ये चौथा वाला गुण है। हम लोग किस क्षेत्र, तीन क्षेत्र हम पढ़ लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, 3 क्षेत्र पढ़ लिए। अब देखिए चौथा क्षेत्र क्या था, ये अस्थाई विश्वास होता है। जिस व्यक्ति पर ज्यादा अस्थाई विश्वास किया जाता है उस पर ज्यादा इसका मूल्य भी ज्यादा होता है। मूल्य का मतलब क्या होता है, वैल्यू। सिंपल सी बात है, आप कहते हैं ना किसी का आपका वैल्यू गिर जाएगा, या आप ऐसा काम मत कीजिए, आप उसके सामने आपका वैल्यू गिर जाएगा। हम ऐसा काम नहीं करेंगे नहीं तो मेरा जो वैल्यू है, मेरा जो मूल्य है उसके सामने गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, आप यही समझिए कि कोई व्यक्ति किसी के सामने कितना अच्छाई से काम करता है, किसी के सामने कितना अच्छा से, कितना ईमानदारी से, अगर ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और धोखा वाला काम करता तो उसका वैल्यू कम होगा। तो कहने वाला यह बात है कि मूल्य का मतलब ऐसा गुण, मूल्य का मतलब ऐसा गुण जो आपको किसी व्यक्ति के सामने महान बनाती है, और जो आपके एक तरह से प्रदर्शन यानी व्यक्तित्व को दिखाती है कि आपका मूल्य ज़्यादा है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका मूल्य ज़्यादा होगा, अगर आप एक तरह से काम अच्छा नहीं करेंगे तो आपका मूल्य कम होगा। सिंपल सी बात है। कौन सा मूल्य की बात कर रहे हैं यहाँ, जो बात किया जा रहा है वैल्यू। आप बोलते हैं कि आपका वैल्यू गिर जाएगा उसके सामने, उसको मतलब एक तरह से धोखा मत दीजिए, या फिर उसके पास पैसा मत लीजिए। जब पैसा लिए हैं तो उसको जल्दी पैसा लौटा दीजिए, नहीं तो फिर आपके सामने आपका जो है उसके सामने वैल्यू गिर जाएगा। वही वाला वैल्यू यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, आप बोलते हैं ना समाज में, सुने हैं ना कि आप जो उससे इतना रुपया जो लिए हैं, उधार जो लिए हैं, उसको टाइम पर दे दीजिए। अगर टाइम पर नहीं देंगे तो उसके सामने आपका वैल्यू गिर जाएगा। आप लोग सुने हैं, आप लोग खुद बोलते हैं, तो वही वाला वैल्यू कह रहे हैं, वही वाला वैल्यू की बात की जा रही है। ठीक है, अगर वो आदमी उसके सामने टाइम पर अगर पैसा लौटा देगा तो उसका वैल्यू कायम रहेगा, बरकरार रहेगा, निश्चित रहेगा, उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर वो टाइम पर पैसा वापस नहीं लौटाता तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। वही चीज़ करा, वही वाला सेम वैल्यू की बात की जाए, कोई दूसरा वैल्यू नहीं है, यह सेम वैल्यू की बात की जा रही है। ठीक है, यह मैथ वाला वैल्यू नहीं है या फिर कोई अलग नहीं है। ठीक है, वही बात तो मैंने आपको कहा कि आप इस चीज़ के माध्यम से आप व्यक्ति के गुण को समझेंगे, आप व्यक्ति क्या होता है उसके गुण को आप समझेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि विश्वास होता है उस पर ज़्यादा ही अस्थायी विश्वास होता है। जैसे राम का करीम पर अस्थायी विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि राम अपने अनुपस्थिति में, एब्सेंटी में अपने घर का सारा काम जिम्मेदारी जो देता है करीम को दे देता है। इस स्थिति में करीम का वैल्यू राम के सामने ज़्यादा है। समझ गया ना, घर की चाबी किसी को देके चले जाते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर रूम का चाबी किसी को देके चले जाते हैं, आप उस व्यक्ति पर वैल्यू करते हैं तब ना, यानी उस व्यक्ति का आपके सामने वैल्यू है, उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का वैल्यू है इतना कि आप उसको कभी रूम का चाबी, कभी घर का चाबी देके चल जाते हैं। इतना वैल्यू है कि वो घर में कुछ चोरी नहीं करेगा, रूम में कुछ चेंजिंग नहीं करेगा, कोई सामान नहीं उठाएगा, तो उस आदमी का वैल्यू आपके सामने है तब ना। वही वैल्यू की यहाँ हम बात कर रहे हैं। जिस आदमी का वैल्यू ज़्यादा जितना अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, और वो जो है अपने आप में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को समाज में प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो पांचवा पक्ष है डियर, पांचवा पक्ष हम लोग देखेंगे बुद्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि के बारे में हम लोग देखेंगे। बुद्धि क्या होती है, देखिए बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, ये आपका क्या है, पांचवा पक्ष है। पहला पक्ष है आपका अभिक्षमता। ठीक है, पहला पक्ष है आपका अभिक्षमता, उसके बाद हो जाएगा आपका अभिरुचि, उसके बाद हो जाएगा आपका उससे पहले हम लोगों ने एक तरह से मूल्य पढ़ा, वैल्यू पढ़ा, उसके बाद आपका हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा। देख लेते हैं पांचवा के अंतर्गत क्या हो जाएगा। ये एक क्षमता है, यह एक मानसिक शक्ति है। यह एक क्या है, वह मानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मानव अपनी जीवन में हर चुनौती का सामना करता है। यानी अब देखिए आदमी के सामने जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है, आदमी के सामने जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है। ठीक है, लेकिन चुनौतियां आती है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए जिसके सामने चुनौती आएगी, अब जिस आदमी के पास बुद्धि अगर नहीं होगा ना, तो वो क्या होगा कि वो अच्छी तरह से चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जिस आदमी के पास अगर बुद्धि ज़्यादा होगी तो वो चुनौती का सामना जो करेगा बहुत अच्छा तरीके से करेगा। ठीक है, लेकिन वही बात यहाँ कही जा रही है कि बुद्धि एक ऐसा फैक्टर है, बुद्धि एक ऐसा फैक्टर है जिसका मदद से आप व्यक्ति, जिसकी मदद से आप जो है समाज में या फिर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, उसको आप चुनौती का सामना करते हैं। ठीक है, आपके अगर बाढ़ आया तो आदमी क्या किया, अपना बुद्धि से जो है ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण किया। ठीक है, अगर कोई आपदा आई अपना बुद्धि से जो है अपना बचाव करने के लिए लग गया। ठीक है, उसके पास बुद्धि है तब ना, उसके पास बुद्धि है तब ने ये सब काम किया। ठीक है,
है ना। तो बुद्धि जिस आदमी के पास ज़्यादा होगी तो वो आदमी उतना जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और अपने चुनौतियों को अच्छी तरह से निपटने का उनके अंदर गुण होगी। ठीक है, अब देखिए चुनौती का सामना अच्छे तरीके से करता है तथा हर काम को प्रभावी ढंग से यानी इफेक्टिव रूप से करता है। ऐसे नहीं कि कोई काम को कर रहा है, कोई काम आधा कर रहा है तो कोई अधूरा छोड़ के आ जा रहा है, ठीक है, आधा अधूरा काम को छोड़ के आ जा रहा है, ऐसा नहीं करता है वो। ठीक है, तो जिस आदमी के पास बुद्धि यानी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम को प्रभावी ढंग से करता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि ज़्यादा होती है उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं प्रभावी और सुव्यवस्थित होती है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होगा तो उसका जो भी मेंटली वर्क करेगा और जो भी शारीरिक क्रिया करेगा उसको बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावी होगा। यानी बुद्धि वाले लोग यानी जो जिसका IQ लेवल ज़्यादा है, आपको IQ लेवल निकालने के लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, IQ लेवल का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ेंगे आगे, IQ बराबर यानी मेंटल एज MA/CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ लेवल आप लोग सुने हैं ना कि IQ लेवल कम हो, आपका IQ लेवल बुद्धि लब्धि क्षमता जो है वो कम है। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला यही होता है जो आपके अगला टॉपिक है इसी चैप्टर के अंतर्गत है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। ठीक है, तो बुद्धि समझ गए। बुद्धि जो है एक अविभाज्य तत्व है, बुद्धि को अविभाज्य तत्व है। बुद्धि का बहुत सारा सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक है, बुद्धि का जो है बहुत सारा सिद्धांत आपका दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बुद्धि का आपका बहुत सारा सिद्धांत है। अब देखिए अगला आपका टॉपिक है डियर, अगला टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुण जो है एक रेखीय गुण होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक को रेखीय या एकमीय नहीं होते। ठीक है, नहीं होते बल्कि यह एक जटिल होते हैं तथा उन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह गुण सामान्यतः बहुविमात्मक या फिर बहुपक्षीय होते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आदमी के अंदर मनोवैज्ञानिक गुण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। यानी कहने का यह हुआ कि आदमी के अंदर बुद्धि भी है। मैंने आपको क्या बताया, 5 क्षेत्र बताया। ठीक है, बुद्धि का कितना क्षेत्र, 5 क्षेत्र बताया। तो 5 क्षेत्र में अलग अलग गुण होंगे ना। अगर हम बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुण एक रेखीय होता है तो अब यही कहेंगे कि मानव आदमी के अंदर सिर्फ बुद्धि होगा। ठीक है, अभिरुचि अभिक्षमता मूल्य ये सब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक गुण जो होता है बहुविमात्मक यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये चीज समझिए। अब चलिए मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन कैसे किया जाए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन। अब देखिए किसी आदमी के भीतर मूल्यांकन करेंगे मनोवैज्ञानिक गुण क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा क्षेत्र, अभिरुचि अभिक्षमता मूल्य, उसके बाद बुद्धि और एक पढ़ा गया। ठीक है, बीच में यानी टोटल आपको जो है 5 पढ़ाया गया। ठीक है, टोटल जो 5 पढ़ाए गए तो किसी आदमी के अंदर बुद्धि ज्यादा है, किसी आदमी के अंदर व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व वाली गुण ज्यादा है। यानी 5 क्षेत्र आपका कौन कौन था, व्यक्तित्व था, अभिक्षमता अभिरुचि मूल्य और बुद्धि। मेरे साथ याद कीजिए, पहला क्षेत्र आपका क्या था, अभिक्षमता, दूसरा क्षेत्र अभिरुचि, तीसरा क्षेत्र पर्सनालिटी व्यक्तित्व और चौथा क्षेत्र समता यानी वैल्यू यानी मूल्य और 5वां क्षेत्र आपका बुद्धि। टोटल 5 क्षेत्र पढ़े ना। तो अब 5 क्षेत्र में जो है हर एक आदमी का एक जैसा गुण तो नहीं होगा ना, किसी क्षेत्र में आदमी का ज्यादा गुण होगा। 5 क्षेत्र में से बुद्धि किसी का ज्यादा होगा पहला लास्ट वाले क्षेत्र में, या फिर किसी का अभिरुचि ज्यादा होगा, किसी का अभिक्षमता ज्यादा होगा, किसी का मूल्य ज्यादा होगा। तो 5 क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति का भी मतलब क्राइटेरिया अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का पांचों क्षेत्र में ज्यादा पहुंच होगा, किसी व्यक्ति का 5 क्षेत्र में कम पहुंच होगा, किसी व्यक्ति का 1 क्षेत्र में ज्यादा पहुंच होगा, किसी व्यक्ति में 3 क्षेत्र में ज्यादा पहुंच होगा, किसी व्यक्ति के अंदर अभिक्षमता ज्यादा होगा, अभिरुचि कम होगा, किसी व्यक्ति के अंदर जो है मूल्य की भावना व्यक्तित्व की भावना कम होगी, व्यक्तित्व कम होगा तो उसके अंदर अभिक्षमता ज़्यादा होगा, किसी व्यक्ति का अंदर जो है बुद्धि कम होगी तो उसका अभिरुचि ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मनोवैज्ञानिक गुण है ना तो सभी लोगों में समान नहीं है। तो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कर दे। जैसे कि हम लोगों ने विकास को मापना संभव नहीं है ना, विकास को मापना संभव नहीं है लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन इसका मापना संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक गुण को भी मापना संभव नहीं है लेकिन इसको हम लोग कुछ हद तक मूल्यांकन कर सकते हैं कि किसी आदमी के बीच में, किसी आदमी के पास कितना बुद्धि है, किसी आदमी को कोई चीज़ पर सोचने की कितना क्षमता है, इस चीज़ का हम लोग एक तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। तो किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने तथा समझने का पहला चरण जो होता है उसका मूल्यांकन होता है। आप देखिए किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण को आप समझेंगे तो उसका मूल्यांकन कीजिए। किसी भी आप मनोवैज्ञानिक गुण को मान चलिए, किसी व्यक्ति का आप मनोवैज्ञानिक गुण में पहला एक तो क्षेत्र आता है आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी आ जाती है। ठीक है,
व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो आ जाती है उसका आप अच्छा तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो उसका पहला क्षेत्र यही होगा कि आप उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण की किसी वैज्ञानिक विधि से मापन की जाए। ठीक है, अब हम कैसे कहेंगे, अब हम कैसे कहेंगे कि आपके अंदर पर्सनैलिटी ज़्यादा है, हम कैसे कहेंगे आपके अंदर बुद्धि ज़्यादा है भाई। ठीक है, आपके अंदर बुद्धि ज़्यादा है तो पहले क्या किया जाएगा, पहले आपका मनोवैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक विधि से उसका मापन किया जाएगा। हम कैसे कहेंगे, वैज्ञानिक विधि में एक विधि क्या होता है कि आईक्यू लेवल निकालो। एक विधि क्या होता है कि आईक्यू लेवल निकालो भाई, आईक्यू बाई MA बाई CA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और मनोवैज्ञानिक विधि में इस फॉर्मूला के तहत आपका अगर बुद्धि लब्धि ज़्यादा निकलता है तो तब ना हम मानेंगे कि आपका बुद्धि ज़्यादा है। अगर ये बुद्धि ये फॉर्मूला के तहत यानी ये मनोवैज्ञानिक विधि के तहत आपका बुद्धि कम होगा तो हम थोड़ा ना कहेंगे कि आपका बुद्धि ज़्यादा है। तो सबसे पहले मूल्यांकन किया जाएगा, तभी ये चीज़ फिक्स किया जाएगा कि आदमी के अंदर कौन सा गुण, कौन सा जो मनोवैज्ञानिक गुण है ज़्यादा है किसी मतलब आदमी से। कहने का मतलब ये हुआ, हम सिंपल सा एग्जाम्पल दिए, समझ गए ना, कि जब तक उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तरीके मनोवैज्ञानिक विधि से मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक इस बात को नहीं माना जाएगा कि उस आदमी के अंदर बुद्धि कितना मात्रा में है, कितना एक तरह से मात्रा में है, कितना लिमिट में है। ठीक है, मात्रा में तो नहीं, लिमिट में, एक तरह से यहाँ लिमिट मापा जाता है। ठीक है, आईक्यू लेवल, आईक्यू MA का मतलब क्या होता है, मेंटल एज। ठीक है, MA का मतलब क्या होता है, मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपका ये क्या होता है, एक तरह से कालानुक्रमिक आयु, यानी कोई व्यक्ति अगर 15 साल के व्यक्ति का काम कर लेता है, कोई व्यक्ति अगर 15 साल के व्यक्ति का काम कर लेता है, 15 साल का व्यक्ति अगर है, कोई बच्चा है जो 15 साल के बच्चा के जैसा काम कर लेता है और उसका एज रियल में 10 साल है, यानी 10 साल वाला बच्चा जो है 15 साल के व्यक्ति का काम को कर लेता है, यानी जो काम 15 साल वाला व्यक्ति करता है वो काम को 10 साल वाला बच्चा कर लेता है। तो ये 15 साल उसका क्या हो जाएगा, MA और CA यानी जो रियल एज है उसका, रियल डेट ऑफ बर्थ है, रियल उम्र जो है उसका 10 साल है, तो 15 को ऊपर रखते हैं जिसको मेंटल एज कहते हैं, और उसका जो एक तरह से उसका जो रियल यानी जो वास्तविक आयु है उसको नीचे रखते हैं, इसको 100 कर देते हैं गुना, उसको क्या कर देते हैं 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ 10 से 0 कर जाएगा, निकला कितना 150, यानी उसका बुद्धि लब्धि का रेंज जो है 150 निकलेगा। तब हम वहाँ कहेंगे कि बच्चे के अंदर बुद्धि ज़्यादा है। तब वो हम लोगों ने क्या किया, मूल्यांकन किया। अब देखिए ये मेंटल एज पता चलेगा कैसे, ये मेंटल एज यानी वो देखा जाएगा कि आप करिए, इस काम को करिए, उसको दे देंगे कोई काम जो 15 साल की व्यक्ति कर सकता है उसको वो काम करने के लिए हम दे देंगे। ठीक है, या फिर जो एक तरह से उनका उम्र 10 साल है, ये है, ठीक है, 10 साल के व्यक्ति को हम 15 साल की उम्र वाला जो काम है जो 15 साल के व्यक्ति कर सकता है उसको हम दे देंगे। अगर वो कर लिया तो उसका रियल में कितना हो जाएगा, बुद्धि लब्धि 150 हो जाएगा, जो बहुत हाई है। तब हम वहां कहेंगे कि उसका मूल्यांकन किया गया और उसका जो बुद्धि है इस वैज्ञानिक विधि से मापी गई और उसका जो अंदर बुद्धि है वो काफी ज्यादा मतलब है, और तब हम इस बात को स्वीकारेंगे। ठीक है, समझ गए। तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने का कुछ विधि है, वो चीज आप विधि, बहुत सारा विधि है, फिर आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला विधि है मनोवैज्ञानिक गुणों की विधि, मूल्यांकन की विधि। ठीक है, मूल्यांकन की विधि। अब देखिए किसी व्यक्ति के अंदर कितना गुण है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना गुण है कितना नहीं है, इस चीज का मूल्यांकन तो किया जाएगा ना। तो क्या होता है कि सबसे बेस्ट विधि जो है वो आपका इंटरव्यू। ठीक है, सबसे बेस्ट विधि यानी इंटरव्यू होता है, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। अब देखिए मूल्यांकन की सबसे पहली विधि यही है, सबसे पहली विधि यही है। ये देखिए आप तो इंटरव्यू सुनते आए हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तो सुनते आए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये जो विधि है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। किसका, यानी मनोवैज्ञानिक गुण को मापने की, मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन करने की ये क्या है, विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, आपका जवाब मांगा जाएगा, आपके सामने कुछ ये जो होता है ये क्या होता है, इंटरेक्शन, यानी दो व्यक्ति के बीच या फिर 2 से 3 व्यक्ति के बीच चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ सवाल और जवाब होती है। सवाल और जवाब यानी उत्तर यानी आंसर एंड क्वेश्चन आंसर चलता है, और वहां उस क्वेश्चन आंसर आपको सवाल करेंगे। आप अगर उस सवाल का जवाब किस तरीके से देते हैं तो वहां हम आपके बुद्धि को आंक लेंगे कि आपका बुद्धि क्या है, आपका सोचने का क्षमता क्या है। तब वहां हम आपका क्या करें, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला विधि है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यह मनोवैज्ञानिक गुण के मूल्यांकन की ऐसी विधि है जिसमें परीक्षणकर्ता व्यक्ति से बातचीत करके सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तथा उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करता है। यानी उस व्यक्ति से बातचीत करता है, उसको कुछ सवाल देते हैं, भाई हम आपको क्या करेंगे, किसी क्षेत्र में भेजेंगे
और ये आपके सामने चुनौती है, ये बताइए उस चुनौती का आप सामना कैसे करेंगे। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब जब देंगे, अगर आप बच्चे जैसा जवाब देंगे तो आपका समझा जाएगा कि आपका बुद्धि कम है। अगर आप अच्छे तरीके से जवाब देंगे, बहुत इफेक्टिव तरीके से जवाब देंगे, उनको निपटने के लिए कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप अगर उसको अच्छे तरीके से डिलाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो फिर आपका समझा जाएगा। जो इंटरव्यू आपका लेगा तो वो आप समझ जाएगा कि आपके अंदर बुद्धि है। तो वहाँ क्या हो रहा है, आपका मूल्यांकन हो रहा है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन हो रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे एक कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारी का जो नियुक्ति करता है, वो क्या करता है, पहले सबसे पहले साक्षात्कार लेता है, ठीक है, इंटरव्यू लेता है। यूपीएससी बीपीएससी का क्या लेता है, इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करके आते हैं ताकि उसका बुद्धि लब्धि आंका जाए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बुद्धि लब्धि आंकने का सबसे पहला मूल्यांकन की विधि जो है वो आपका साक्षात्कार है, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका, अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है भाई, है ना। देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत यह व्यक्ति के स्वभाव के वस्तुनिष्ठ और मानक माप है। बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि तथा मूल्य की विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विकसित किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी एक तरह से आपको बहुत सारे सवाल दे दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिया जाएगा, या फिर कुछ विकल्प दे दिए जाएंगे, कुछ वर्क करने के लिए दे दिया जाएगा। तो उस वर्क के माध्यम से, उस विकल्प के माध्यम से आपके मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपका कौन सा विधि कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाएगा, जो आपका दूसरा विधि है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की दूसरा विधि है, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका, अगला टॉपिक है आपका आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है अपने बारे में खुद अगर रिपोर्ट देंगे, अपने बारे में आप अपना खुद रिपोर्ट देंगे, हमारे अंदर क्या गुण है नहीं है, तो उससे भी आदमी को पता चल जाएगा। आप देखिए अपने बारे में तो जानते हैं ना कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हम कहाँ तक सोच नहीं सकते हैं, हम कौन सा काम कर सकते हैं, हम कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप खुद बता सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी माध्यम से जो है एक तरह से व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी विधि कहलाता है, यानी ये भी मनोवैज्ञानिक विधि को मापने का एक मूल्यांकन विधि है, यानी मूल्यांकन की विधि है, जिसको क्या कहते हैं, आत्म प्रतिवेदन कहते हैं। तो यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति खुद अपने विश्वासों, विचारों तथा मतों के बारे में जानकारी देता है, यानी अपना इंफॉर्मेशन देता है, और उनके मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। खुद अपने बारे में बताइए कि आप कैसे हैं, नहीं है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति अध्ययन क्या कर रहा है, अगला टॉपिक जो है आपका व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। अब देखिए किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम लोगों को जानना है, मान चलिए किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक गुण कितना है नहीं है, तो उसका पूरा हिस्ट्री जानिए, वो कौन सा काम किया, कहाँ पैदा लिया, कहाँ क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, उससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण है, व्यक्ति के अंदर कौन सा क्षमता है नहीं है, इससे भी पता चल जाएगा। क्या करा केस स्टडी क्या होता है कि इस विधि में, अब देखिए केस स्टडी आप नाम सुने होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण मापने की, मूल्यांकन करने की बेस्ट विधि है, ठीक है। इस विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा भौतिक पर्यावरण और उसके मनोसामाजिक संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास, अब देखिए इतिहास, उसका हिस्ट्री यानी इतिहास आदि की गहनता से स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें इच्छुक व्यक्ति महान व्यक्तियों के जीवन के केस स्टडी द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों की से सीख प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, उनका अगर जीवनी को पढ़ेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को सीख मिल रही है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में ये जो केस स्टडी होता है, ये केस स्टडी बड़े बड़े लोगों का किया जाता है, ये केस स्टडी जो है बड़े बड़े लोगों का किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कुछ सीखने के लिए मिलती है, और उनका भी गुण का पता चलता है कि वो कैसा गुण का, कैसा स्वभाव का था। तो वहां क्या हो रहा है कि उसके गुण का, उसके स्वभाव का, उसके एक तरह से क्षमता का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका इतिहास को पढ़ के, उसका क्या इतिहास को पढ़ के आप क्या कर रहे हैं, उसके गुण का मतलब एक तरह से उनके मनोवैज्ञानिक गुण का आप मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा विधि, केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन कहलाएगा। व्यक्ति के बारे में अध्ययन करके, व्यक्ति के बारे में अध्ययन करके, व्यक्ति के बारे में स्टडी करके उसके गुण का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन कहलाता है, जो आपके मूल्यांकन की आपका कौन सा विधि है, चौथा विधि है, ठीक है। अब देखिए आपका है परीक्षण, ठीक है, परीक्षण विधि, ठीक है। ये देख लेते हैं परीक्षण विधि क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, काफी सिंपल है, बताइएगा क्या कर रहा है कि परीक्षण विधि, इसमें जो होता है व्यक्ति की प्राकृतिक दशा में घटने वाले क्षणिक बर्ताव का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख तैयार किए जाते हैं, ठीक है। परीक्षण प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें स्थिति का परीक्षक का बहुत कम नियंत्रण होता है, ठीक है, परीक्षण प्रणाली। अब देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति की प्राकृतिक दशा में घटने वाले क्षणिक बर्ताव का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख
तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक दशा में उनके साथ जो भी घटनाएं घट रही है, प्राकृतिक दशा में उनके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है, उस स्थिति में वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसी का रिकॉर्ड हम लोग तैयार करते हैं, उसी का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्ति के अंदर, उस स्वभाव के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है, कैसा मतलब मनोवैज्ञानिक गुण है। ठीक है, तो अगर आपदा आया, कोई मतलब एक तरह से प्राकृतिक, मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक दशा, यानी प्राकृतिक दशा में क्या हो गया, आपदा आ गया, आपदा घटने लगी, मतलब आपदा कोई घटना है वो घट गई। ठीक है, जिसका क्षणिक बर्ताव उसका कैसा रहा, आपदा आने से या फिर उसके ऊपर कोई मान चलिए किसी व्यक्ति को आप मार दीजिए ऐसे करके, ठीक है, मार दिए, ठीक है, अब उसका क्षणिक बर्ताव यानी उसने कैसा एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कैसा व्यवहार किया, उससे भी पता चल जाएगा कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है। इससे भी आप उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कौन सा विधि कहलाएगा, परीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला आपका है बुद्धि के बारे में, आपका टॉपिक है बुद्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि के बारे में आपका टॉपिक आ गया। क्या यहाँ क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़े एक तरह से साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद साइकोलॉजी का क्षेत्र, यानी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 क्षेत्र पढ़ा, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य और आपका लास्ट में बुद्धि। क्या 5 क्षेत्र कौन कौन सा पढ़ा, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य और बुद्धि, ये 5 क्षेत्र पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 5 प्रकार का व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण, यानी व्यक्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक गुणों का परीक्षण, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने की विधि, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने की विधि को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के बारे में। किसके बारे में, बुद्धि के बारे में, यानी इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश अगर देखें, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ये डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है बुद्धि को सीखने, प्रत्यक्षण करने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने फिर क्या कहते हैं, यानी सीखने की क्षमता, प्रत्यक्षण करने की क्षमता, समझने की क्षमता और किसी चीज को जानने की क्षमता ही, ये या फिर योग्यता, उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यही परिभाषा दिया गया है कि बुद्धि क्या है, किसी चीज को समझने की क्षमता, किसी चीज को सीखने की क्षमता, किसी चीज को करने की योग्यता या फिर किसी चीज को जानने की योग्यता, यही जो है बुद्धि है। यही क्या है, बुद्धि है। ये किसके अनुसार दिया गया, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार दिया। लेकिन अल्फ्रेड बिने ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इनका पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत सारे आपका एक तरह से जो है अल्फ्रेड बिने ने बहुत सारे जो हैं, सबसे पहले इन्होंने ही बुद्धि को मापने का काम किया था। सबसे पहले इन्होंने ही 1905 में बुद्धि को मापने का काम किया था। इनसे पहले कोई मनोवैज्ञानिक नहीं आया था। सबसे पहले अगर छेड़ा है जंग अगर छेड़ा है, सबसे पहले इन्होंने ही छेड़ा है बुद्धि के क्षेत्र में। बुद्धि के क्षेत्र में जंग छेड़ने का अगर काम किया है, सबसे पहले इन्होंने ही किया है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण करने की कोशिश की थी। यह आदमी का बुद्धि कैसा होता, 1905 में सबसे पहले इन्होंने ही ट्राई किया था। ठीक है, तो ट्राई किया था अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि के विषय पर करता यानी करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से थे। यानी 1905 में उन्होंने क्या किया था, 1905 में इन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया था कि किसी व्यक्ति का बुद्धि कैसे मापा जाएगा, किसी व्यक्ति का बुद्धि कैसे मतलब होता है, क्या होता है, ये चीज मापने के लिए उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला आपका है कि बिने ने क्या कहा। बिने ने बुद्धि को अच्छा फैसला, देखिए बिने कहते हैं कि बुद्धि को अच्छा फैसला लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छाई तर्क सुझाव प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। यानी ये कहते हैं, बिने कहते हैं कि भाई अच्छा काम करने की जो योग्यता है ना, वही क्या है, बुद्धि है। अच्छा काम, अच्छा योग्यता, अच्छा तर्क, अच्छा प्रदर्शन, यही क्या है, योग्यता है। नहीं, यानी जो अच्छा गुड वर्किंग, ठीक है, गुड रिप्रेजेंटेशन, गुड लॉजिक, ये सारे चीज को करने की जो तरीका है, ये सारे चीज को करने का जो योग्यता है, उसी को बिने ने कहा, बुद्धि कहा। उसी को बिने ने क्या कहा, बुद्धि कहा। ठीक है, अब फिर वेस्लर के अनुसार देखिए, बुद्धि के बारे में हम अलग अलग परिभाषा इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि बुद्धि क्या होता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आए कि बुद्धि रियल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए वेस्लर के अनुसार बुद्धि ने कहा, वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक यानी अच्छा विवेक, विवेक का मतलब होता है समझना, यानी विवेक का मतलब होता है सोच समझ, का मतलब है अच्छा सोच समझ, अच्छा तरीके से सोच समझ करके स्वविवेक चिंतन करके स्वदृश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से
प्रभावी रूप से निपटने के समर्थ होते हैं। वेस्लर कहते हैं, वेस्लर क्या कहते हैं कि पर्यावरण में जो भी उसके साथ समस्या आती है, पर्यावरण में जो भी उसके साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वेस्लर का कहना है कि पर्यावरण में आदमी के पास जो भी उसका समस्या आती है उसको अच्छे तरीके से निपटने का, उससे अच्छे तरीके से बर्ताव करने का, उससे अच्छे तरीके से छुटकारा पाने का जो तर्क है, जो चिंतन की शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ये कौन कहते हैं, वेस्लर साहब कहते हैं। ठीक है, स्वविवेक सोचने की क्षमता, स्वविवेक चिंतन करने की क्षमता, ठीक है, यही क्या है आपका बुद्धि कहलाता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब देखिए आपका बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि तो आप समझ गए ना, बुद्धि पहले आपको क्या पढ़ाया गया, पहले आपको क्या पढ़ाया गया, बुद्धि के बारे में पढ़ाया गया। अब चलिए आपका है टॉपिक आपका बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपका सबसे पहला सिद्धांत है, काफी याद है, याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि मनोवैज्ञानिक बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को साधारण तौर पर मनोमितिक या फिर संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रक्रम उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संवर्गों में बांटा गया है, सूचना प्रक्रम उपागम और मनोवैज्ञानिक उपागम। ठीक है, यह है यानी बुद्धि के सिद्धांत, यानी कहने का मतलब हुआ बुद्धि होता क्या है, उसके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग थ्योरी दिया है, अलग अलग मतलब एक तरह से जो है संकल्पनाएं दी है। ठीक है, तो ये जो है बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांतों को यहाँ दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला सूचना प्रक्रमण उपागम, ठीक है, सूचना प्रक्रमण उपागम, दूसरा है मनोमितिक उपागम। ठीक है, ये दोनों उपागम के माध्यम से बुद्धि के थ्योरी को, सिद्धांत को रिप्रेजेंट करने का कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है आपका एक तरह से सबसे पहला सूचना प्रक्रमण उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, ये होता है। अब देखिए दूसरा है आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका ये आपका पार्ट 1 इंड होता है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 जो है यहाँ इंड हो रहा है। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ आपका इंड हो रहा है, पार्ट 1 आपका यहाँ इंड हो रहा है। और पार्ट 2 के अंदर आपका जो है पार्ट 2 के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। पार्ट 2 के अंदर आपका टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, आप लोग याद रखिएगा। तो पार्ट 1 के अंदर जितना भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया तो वो आपका नोट होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। तो ये पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। तो पार्ट 2 के अंतर्गत जो है जितने सारे रेस्ट बचे हैं, जितना थ्योरी है आपका, जितने भी रेस्ट हैं थ्योरी, वो सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे जो भी आपका बचा गया, ठीक, बच गया। ठीक है, आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा, परीक्षण विधि पढ़ा। ठीक है, उसके बाद परीक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, ये सब क्या है, मूल्यांकन करने की विधि हम लोगों ने जाना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जाना कि एक तरह से बुद्धि के क्षेत्र यानी बुद्धि के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं, बुद्धि हो गया, उसके बाद मूल्य हो गया, उसके बाद व्यक्तित्व, उसके बाद अभिरुचि, अभिक्षमता। ठीक है, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी गुण के क्षेत्र, स्थितिवाद यानी स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, स्थितिवाद, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था ये सब। ठीक है, तो आपका जो बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपका, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका हो गया, बुद्धि भी हो गया, मनोवैज्ञानिक गुण भी हो गया। ठीक है, मूल्यांकन करने की विधि भी हम लोगों ने जाना। अब इसमें हम लोग पढ़े हैं जो आपके पार्ट 2 में आपका आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा पार्ट 2 के लिए, और आप पार्ट 1 का पूरा नोट्स आपके तैयार होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और एप्लीकेशन को जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को ऐप को डाउनलोड कीजिए, और तनु क्लासेस आपको में जो संकल्प बैच है बिहार बोर्ड वालों के लिए उसको ज्वाइन कीजिए, और जो आप सफलता बैच अदर बोर्ड वाले उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी वहीं कराई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।